फिल्म की शुरुआत होती है एक नर्स के सावधानी से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने से। वह अपने कैमरे के फ्लैश से पूरे क्षेत्र को स्कैन कर रही होती है। तभी अचानक एक आकृति कहीं से प्रकट होती है और उस पर हमला कर देती है। इसके बाद एक घातक सिरिंज उसकी आंख में डाल दी जाती है, जिससे उसका शरीर तेजी से ऐंठने लगता है। कुछ ही पलों में नर्स की मृत्यु हो जाती है और हत्यारा उसके मृत शरीर को घसीटकर वहां से ले जाता है। अगले दृश्य में हम डॉक्टर रोजेट से मिलते हैं, जो एक निजी अस्पताल के मालिक हैं। यह अस्पताल खासकर बेहोश मरीजों का इलाज करता है। इस समय रोजेट अस्पताल के निदेशक के साथ एक बैठक में होते हैं, जहां निदेशक उनसे उनके शोध की प्रगति के बारे में पूछते हैं। रोजेट जवाब देते हैं कि वह इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन निदेशक उन्हें चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द ही परिणाम नहीं आया तो निवेशक अपनी राशि वापस ले लेंगे। दोपहर के समय कैथी जैक्वार्ड नाम की एक नर्स नौकरी के साक्षात्कार के लिए अस्पताल में आती है। हेड नर्स कैसिडी उसका स्वागत करती है, लेकिन कैसिडी थोड़ी क्रोधी और गंभीर नजर आती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रोजेट कमरे में प्रवेश करते हैं और कैथी से कई चिकित्सीय सवाल पूछते हैं। कैथी आत्मविश्वास और सटीकता के साथ सभी सवालों का जवाब देती है, जिससे प्रभावित होकर रोजेट उसे नौकरी पर रख लेते हैं। कैथी को तुरंत उसकी वर्दी मिलती है और पाउला नाम की एक और नर्स उसे अस्पताल का दौरा कराती है। इस दौरान पाउला उसे बताती है कि कैसिडी वास्तव में डॉक्टर रोजेट की बेटी है, लेकिन वे अपने इस रिश्ते को गुप्त रखना पसंद करते हैं। पाउला यह भी बताती है कि कैथी से पहले की नर्स एक रात अचानक गायब हो गई थी और किसी को यह नहीं पता कि वह कहां गई। इसके बाद पाउला कैथी को सभी मरीजों से मिलवाने ले जाती है। वे गलियारे से गुजरते हुए कमरा नंबर 15 पर पहुंचते हैं, जहां पैट्रिक नाम का एक युवक कई सालों से कोमा में है। पाउला बताती है कि डॉक्टर रोजेट इस मरीज पर विशेष ध्यान देते हैं और किसी प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। बाकी मरीजों की तुलना में पैट्रिक की शारीरिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी लगती है। उत्सुक कैथी पैट्रिक के पास जाती है और उसे अभिवादन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अचानक उस पर थूक देता है। सौभाग्य से यह सिर्फ एक अनैच्छिक मांसपेशी प्रतिक्रिया होती है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती। बाद में जब कैथी अकेले फर्श पर झाड़ू लगा रही होती है, उसे अचानक एक असामान्य अलार्म सुनाई देता है। वह पीछे मुड़ती है और एक घायल चेहरे वाले आदमी को देखकर डर जाती है। पाउला के आने तक कैथी घबराने लगती है और बताती है कि वह आदमी मिस्टर फ्रेजर है, जो उनके मरीजों में से एक है। पाउला बताती है कि फ्रेजर एक विस्फोट में बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन डॉक्टर रोजेट की वजह से वह कोमा से बाहर आने में सफल हुआ था। फिर पाउला कैथी को फ्रेजर के कमरे में ले जाती है, जो घड़ियों से भरा हुआ है। वह बताती है कि हर दिन शाम 7 बजे फ्रेजर पास के लाइट हाउस का संचालन करता है। रात के समय कैथी अपने कमरे में बैठी फेसबुक पर स्क्रॉल कर रही होती है, तभी उसे अपने पूर्व प्रेमी एड का फोन आता है। वह कॉल को अनदेखा कर देती है और एड का नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और पाउला बाहर जाने के लिए उसे बुलाती है। कैथी सहमत हो जाती है और वे दोनों बार में ड्रिंक करने चले जाते हैं। बार में पाउला कैथी की मुलाकात ब्रायन नाम के एक व्यक्ति से करवाती है, जो एक मनोचिकित्सक है, लेकिन ज्यादातर लिखने का काम करता है और एक रेडियो शो भी होस्ट करता है। ब्रायन कैथी में दिलचस्पी दिखाता है और कैथी भी धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। अगले दिन डॉक्टर रोजेट कैथी को फिर से कमरा 15 में लेकर जाते हैं और उसे सख्त हिदायत देते हैं कि किसी भी हाल में पैट्रिक से बात न करे। वे कमरे में जाते हैं और डॉक्टर तुरंत अपने प्रयोग शुरू कर देते हैं। रोजेट पैट्रिक को इंजेक्शन लगाते हैं और उसके शरीर पर अलग अलग जगहों पर प्रहार करते हैं। इसके बाद वे उसके मस्तिष्क की गतिविधियों को चेक करते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, जिससे निराश होकर वह प्रयोग छोड़ देते हैं और कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद दृश्य बदलता है और कैथी पास के संग्रहालय में घूमने जाती है, जहां उसकी मुलाकात फिर से ब्रायन से होती है। दोनों बातचीत में लगे रहते हैं कि तभी कैथी को एक अज्ञात नंबर से मिस्ड कॉल आती है। ब्रायन इसे नजरअंदाज करने की सलाह देता है और उसे कॉफी पीने का निमंत्रण देता है। कैथी सहर्ष मान जाती है, लेकिन अचानक ही ब्रायन उस पर थूक देता है। कैथी को यह बेहद घिनौना लगता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अगली शाम ब्रायन माफी मांगने के लिए कैथी के घर आता है। वह कबूल करता है कि उसे याद नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया और उससे माफी मांगता है। कैथी, हालांकि अब भी गुस्से में थी, उसकी माफी स्वीकार कर लेती है और उसे अंदर बुला लेती है।
फिर वे दोनों साथ में शराब पीते हैं और एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है जो उनकी शाम को बाधित कर देती है। दरवाजे पर कैथी का पूर्व प्रेमी एड खड़ा होता है जो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आया है। लेकिन कैथी को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वह उसे कड़े शब्दों में वापस जाने को कहती है। एड अपना अस्थायी पता देकर कहता है कि जब तक वे अपने मुद्दों का समाधान नहीं कर लेते वह शहर नहीं छोड़ेगा। इस घटना से कैथी का मूड और भी खराब हो जाता है और वह ब्रायन से भी घर छोड़ने के लिए कह देती है। जैसे ही ब्रायन जाने के लिए तैयार होता है, अचानक उसके हाथ अनियंत्रित तरीके से कांपने लगते हैं। इससे गलती से शीशा टूट जाता है और उसका हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है। कैथी उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है और इलाज के बाद उसे वापस घर लेकर आती है। रात के समय ब्रायन अचानक फिर से कैथी के घर लौट आता है और दोनों के बीच एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है। हालांकि इस रिश्ते के चरम क्षण में ब्रायन का चेहरा अचानक पैट्रिक में बदल जाता है और उसकी त्वचा मम्मी की तरह सूखने लगती है। यह देखकर कैथी भयभीत हो जाती है और चिल्लाते हुए जाग जाती है, जिससे पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। अगले दिन कैथी जब काम पर लौटती है तो देखती है कि डॉक्टर रोजेट पैट्रिक पर फिर से अपना दर्दनाक प्रयोग कर रहे हैं। रोजेट के जाने के बाद कैथी पैट्रिक के पास जाती है और वह फिर से उस पर थूकता है। इस बार कैथी को गुस्सा आ जाता है और वह उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाने के बाद पैट्रिक रोने लगता है, जिससे कैथी को अपने किए पर पछतावा होता है और वह माफी मांगती है। अजीब बात यह होती है कि पैट्रिक फिर से थूकता है, जिससे कैथी को यह एहसास होता है कि वह थूककर संवाद करने की कोशिश कर रहा है। फिर वह उसे हाँ के लिए एक बार और नहीं के लिए 2 बार थूकने के लिए कहती है। इसके बाद कैथी उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों को छूकर पूछती है कि क्या उसे कुछ महसूस हो रहा है। पैट्रिक थूककर जवाब देता है। जल्दी ही कैथी इस स्थिति में बहक जाती है और पैट्रिक के निजी अंगों को छूकर यह पूछती है कि क्या वह उसे महसूस कर सकता है। दुर्भाग्य से इस बीच हेड नर्स कैसिडी वहां आ जाती है और कैथी को इस अनुचित कृत्य में पकड़ लेती है। वह उसे तुरंत अपने कार्यालय में बुलाती है और डांटते हुए कहती है कि उसे मरीज के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कैथी अपनी बात रखते हुए कहती है कि पैट्रिक सचेत है, लेकिन कैसिडी इस पर विश्वास नहीं करती। वे इस बात पर बहस करते रहते हैं। तभी डॉक्टर रोजेट वहां आते हैं और कैथी के दावे का सबूत मांगते हैं। फिर वे उसे पैट्रिक के पास ले जाते हैं और कैथी से कहते हैं कि वह उसे फिर से थूकने के लिए कहे। लेकिन इस बार पैट्रिक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जिससे रोजेट बहुत निराश हो जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि पैट्रिक का थूकना वास्तव में उसके शरीर में लगे चिकित्सा उपकरणों से होने वाले विद्युत प्रवाह का परिणाम था। उस रात पैट्रिक के कमरे में कुछ अजीब होता है। वहां रखा कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है और हमें पता चलता है कि पैट्रिक में टेलीकिनेटिक शक्तियां हैं, जिससे वह बिना किसी भौतिक संपर्क की चीजों को नियंत्रित कर सकता है। पैट्रिक कैथी के सोशल मीडिया प्रोफाइल को ब्राउज करना शुरू कर देता है और उसकी तस्वीरें देखता है। जब उसकी नजर कैथी और एड की एक साथ वाली तस्वीर पर पड़ती है तो उसे जलन महसूस होती है। अगले दिन कैथी फिर से पैट्रिक के पास जाती है और पूछती है कि उसने डॉक्टर के सामने क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी। पैट्रिक अपने टेलीकिनेटिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पास के कंप्यूटर में गुप्त शब्द टाइप कर देता है। इससे कैथी हैरान रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, पाउला आ जाती है और वह शब्द कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो जाता है। शाम के समय कैथी की मुलाकात एड से होती है और आखिरकार दोनों अपने रिश्ते के मुद्दों को सुलझा लेते हैं। वे काफी देर तक बातचीत करते हैं और एड खाना बनाने के लिए रसोई में चला जाता है। इसी बीच एड के फोन पर एक अज्ञात नंबर से मिस्ड कॉल आती है। इससे पहले कि वह पता लगा सके कि यह कॉल किसकी थी, पैट्रिक ने उसकी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण कर लिया और उसे मजबूर किया कि वह अपना हाथ गर्म ग्रिल पर रख दे। कुछ पलों बाद जब कैथी रसोई में आती है तो वह एड का जला हुआ हाथ देखकर दंग रह जाती है। वह जल्दी से उसे अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि एड की नसें इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि उसे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। इस भयानक घटना के बावजूद कैथी फिर से अस्पताल लौटती है और पैट्रिक से संवाद करने की कोशिश करती है। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब पैट्रिक कंप्यूटर के माध्यम से उसे जवाब देना शुरू करता है। कैथी उससे पूछती है कि क्या वह चाहता है कि डॉक्टर उस पर किए जा रहे प्रयोगों को बंद कर दें, लेकिन पैट्रिक ने इस बात से इनकार कर दिया।
जब कैथी उससे पूछती है कि वह सिर्फ उससे ही बात क्यों करता है, तो पैट्रिक जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कैथी ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है। कुछ समय बाद डॉक्टर एक और दर्दनाक प्रयोग करने के लिए पैट्रिक के पास आते हैं, लेकिन इस बार कैथी विरोध करती है। उसका तर्क है कि यह प्रक्रिया अमानवीय है, मगर डॉक्टर उसे चुप रहने और अपने काम से काम रखने के लिए कहते हैं। उसी शाम कैथी ब्रायन से मिलती है और उसे डॉक्टर रोजेट द्वारा किए जा रहे नृशंस प्रयोगों के बारे में बताती है। वह यह भी दावा करती है कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो पैट्रिक अपनी जान गंवा सकता है। ब्रायन यह सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि वह अपने पत्रकार दोस्तों से बात करके इसका हल निकालने की कोशिश करेगा। अगले दिन डॉक्टर रोजेट कैथी से बात करते हैं। वह उससे गुस्से में है क्योंकि उन्होंने सुना है कि वह उनके बारे में अफवाहें फैला रही है। रोजेट उसे बताते हैं कि ब्रायन बार बार उनसे संपर्क कर रहा है और ढेरों सवाल पूछ रहा है। हालांकि कैथी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और वहां से चली जाती है। इसके बाद वह पैट्रिक से कहती है कि वह उसकी मदद करेगी और उसे रोजेट के प्रयोगों से आजाद कर देगी। लेकिन पैट्रिक जवाब देता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वह चाहता है कि सब कुछ वैसे ही चलता रहे जैसा अभी है। उसी समय घड़ी में 7 बजते हैं और फ्रेजर लाइटहाउस को सक्रिय कर देता है, जिससे बिजली की वोल्टेज कम हो जाती है और पैट्रिक की टाइपिंग अनियमित हो जाती है। उस शाम ब्रायन सच्चाई जानने के लिए सुविधा केंद्र की तरफ जाता है और रास्ते में कैथी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका फोन इतना गर्म हो जाता है कि उसकी कार की सीट जलने लगती है। उसे समझ आता है कि पैट्रिक ने उसके फोन और कार पर नियंत्रण कर लिया है। गाड़ी के ब्रेक काम करना बंद कर देते हैं और त्वरक पेडल पूरी तरह से दबा हुआ होता है, जिससे ब्रायन गाड़ी को नियंत्रित नहीं कर पाता। आखिरकार वह एक चट्टान से टकरा जाता है और गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर रोजेट अपने प्रयोगों को जारी रखते हैं, लेकिन कैथी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह बीच में हस्तक्षेप करती है और बिजली के झटके देने वाले उपकरण को हटा देती है। दुर्भाग्य से इसके कारण पैट्रिक का हृदय गति मॉनिटर फ्लैटलाइन हो जाता है। पाउला तुरंत पैट्रिक को सीपीआर देती है, जबकि कैथी उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाती है। आखिरकार वे पैट्रिक को बचाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कैसिडी गुस्से में आकर दोनों नर्सों को बाहर निकाल देती है। इसके बाद कैसिडी अपने पिता से भिड़ती है और उनसे आग्रह करती है कि वे इन प्रयोगों को बंद कर दें। उसका मानना है कि पैट्रिक उनके जीवन में एक अभिशाप की तरह आया है और वह उन सबको खत्म कर देगा। लेकिन डॉक्टर जवाब देते हैं कि वे सफलता के बहुत करीब हैं और अब हार नहीं मान सकते। इस बीच कैथी को ब्रायन की मौत की खबर मिलती है और वह गुस्से से भर जाती है। वह तुरंत डॉक्टर रोजेट के पास जाती है और उन पर ब्रायन की मौत की साजिश रचने का आरोप लगाती है। लेकिन डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता और वे उसे तुरंत नौकरी से निकाल देते हैं। अगले दिन कैसिडी एक घातक इंजेक्शन लेकर कैथी के घर जाती है, उसे मारने के इरादे से। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसिडी वही थी जिसने फिल्म की शुरुआत में नर्स की हत्या की थी। जब वह कैथी के घर पहुंचती है तो उसे चेतावनी देती है कि वह फिर से क्लिनिक में न लौटे। कैसिडी कबूल करती है कि वह और उसके पिता बहुत सी भयानक चीजों के दोषी हैं, लेकिन असली राक्षस पैट्रिक है। फिर वह कैथी को पैट्रिक की एक फाइल देती है और उसे चेतावनी देती है कि पैट्रिक का प्यार उसकी नफरत से भी ज्यादा खतरनाक है। कैसिडी यह भी स्वीकार करती है कि वह आज उसे मारने के लिए आई थी, लेकिन वह अब थक चुकी है। कैसिडी के जाने के बाद कैथी पैट्रिक की फाइल पढ़ना शुरू करती है और पता चलता है कि पैट्रिक अपनी मां के प्रति जुनूनी था। एक दिन जब उसने अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ बाथटब में देखा तो उसने गुस्से में पानी में टोस्टर फेंककर दोनों को मार डाला। फिर उसने खुद को करंट देने के लिए बाथटब में अपने हाथ डाल दिए, जिससे वह कोमा में चला गया। सुविधा केंद्र में वापस कैसिडी अपने पिता को एक मरीज के घर भेज देती है जो गंभीर रूप से बीमार है। वह पाउला को कुछ चिकित्सा उपकरण लेने के लिए शहर भेज देती है। जैसे ही सभी चले जाते हैं, कैसिडी पैट्रिक को मारने का फैसला करती है और कैंची की एक जोड़ी उठा लेती है। लेकिन दुर्भाग्य से पैट्रिक अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों का उपयोग करके उसे कैंची गिराने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ कैथी नहा रही होती है, तभी उसे यह एहसास होता है कि पैट्रिक की शक्तियां उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उसे महसूस होता है कि ब्रायन और एड के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे पैट्रिक का हाथ था।
वह तुरंत अपने प्रेमी को फोन करती है और उसे शहर छोड़ने की चेतावनी देती है। इस बीच उसके बाथरूम के शीशे पर अचानक "तुम मेरे हो" लिखा हुआ दिखाई देता है। गुस्से में कैथी पैट्रिक पर चिल्लाती है और उसे एक दयनीय बच्चा कहती है। यह सुनकर पैट्रिक गुस्से में शीशे को फोड़ देता है, जिससे कैथी के हाथ घायल हो जाते हैं। इसी समय कैसिडी सुविधा के तहखाने में जाकर बिजली बंद करने की कोशिश करती है ताकि पैट्रिक को जीवित रखने वाली मशीनें भी बंद हो जाएं। लेकिन पैट्रिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे कमरे के तारों को नियंत्रित कर लेता है और कैसिडी को बिजली का झटका देकर मार डालता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रोजेट केंद्र में लौटते हैं और अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें प्रयोगशाला में बंद कर देता है। इसी दौरान एड, जो कैथी के ध्वनि मेल की वजह से चिंतित था, सुविधा केंद्र आता है। वह पाउला से मिलता है, जो अब पैट्रिक के नियंत्रण में है। एड उससे कैथी के बारे में पूछता है, लेकिन पाउला बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। एड उसका पीछा करता है, उम्मीद करता है कि वह उसे कैथी के पास ले जाएगी, लेकिन पाउला उसे फ्रीजर में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद कैथी केंद्र पहुंचती है और देखती है कि सभी मरीज अचानक उठ गए हैं। वे पैट्रिक हैंड जॉब चाहता है के नारे लगाने लगते हैं, जो कैथी को अजीब और डरावना दोनों लगता है। कैथी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पाउला उसे पकड़ लेती है और लिफ्ट के दरवाजे तक ले जाती है। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, कैथी गिर जाती है। सौभाग्य से उसे चोट नहीं आती, लेकिन उसकी राहत थोड़ी देर की होती है, क्योंकि लिफ्ट से पैट्रिक निकलता है और पाउला को कुचलकर मार देता है। घबराई हुई कैथी कमरा नंबर 15 में पहुंचती है, जहां उसे पैट्रिक से एक संदेश मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह उससे प्यार करता है। कैथी चिल्लाते हुए पूछती है कि क्या यही प्यार उसने अपनी मां के लिए महसूस किया था। पैट्रिक जवाब नहीं देता, बल्कि बस यह बताता है कि उसने एड को कहीं कैद कर रखा है। यह सुनकर कैथी घबरा जाती है और अपने प्रेमी की खोज में पूरे केंद्र में भागती है, लेकिन उसे कहीं भी नहीं पाती। अंत में वह प्रयोगशाला पहुंचती है, जहां उसे डॉक्टर रोजेट जीवित मेंढक खाते हुए दिखते हैं। उन्होंने दावा किया कि पैट्रिक ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। अचानक रोजेट कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कैथी को अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद रोजेट एक सिरिंज उठाकर पैट्रिक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैट्रिक उन्हें कमरे से बाहर फेंक देता है और खुद उन पर बिजली के झटके वाला उपकरण इस्तेमाल करता है। फ्रेजर यह सब देखता है, लेकिन जब उसकी अलार्म घड़ी बजती है, वह लाइट हाउस की ओर भाग जाता है, यह साबित करते हुए कि उसके लिए लाइट हाउस का शॉक किसी की जान बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंततः डॉक्टर रोजेट की मौत हो जाती है। कैथी को पता चलता है कि एड फ्रीजर में बंद है। वह उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। इस बीच शुरुआत में मरी गई नर्स फ्रीजर में जाग जाती है। वह पैट्रिक के नियंत्रण में कठपुतली की तरह काम कर रही थी। फिर वह एड का गला घोंटना शुरू कर देती है। कैथी घबरा जाती है और पैट्रिक से एड की जान बख्शने की गुहार लगाती है। पैट्रिक उसे एक संदेश भेजता है, जिसमें वह कहता है कि अगर वह उसके पक्ष में आ जाती है, तो वह एड को रिहा कर देगा। कैथी मजबूर होकर उसकी शर्त मान लेती है। पैट्रिक उसे घातक इंजेक्शन देता है और कहता है कि या तो वह खुद को इंजेक्शन लगाए और उसके साथ रहे, या फिर एड को मरने दे। कैथी कुछ देर सोचती है और फैसला करती है कि वह पैट्रिक के साथ नहीं जाएगी। घड़ी में 7 बजते ही फ्रेजर लाइट हाउस चालू कर देता है, जिससे बिजली का वोल्टेज कम हो जाता है। कैथी इसका फायदा उठाती है और पैट्रिक के दिल में सिरिंज घोंप देती है। जैसे ही पैट्रिक की जान जाती है, फ्रीजर में मौजूद नर्स का शरीर भी शक्तिहीन हो जाता है। एड को आखिरकार सांस लेने की इजाजत मिलती है और वह फ्रीजर से बाहर आ जाता है। दोनों प्रेमी भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि पैट्रिक का शव खिड़की से बाहर फेंका जा रहा है, जो सामने की बाड़ पर गिरकर वहीं खत्म हो जाता है। यह थी हमारी आज की फिल्म की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई फिल्म है जिसकी कहानी आप हमसे सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।